हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस के आरओ एआरओ के क्रैश कोर्स की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे पादप कार्यकी के बारे में। तो पादप कार्यकी में हम देखेंगे पादप हार्मोन। कार्यकी का एक्चुअली मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है कोई भी जीवित जीव किस तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए इंसान है तो उसका काम कैसे हो रहा है, किडनियां क्या काम कर रही हैं, उसकी हार्ट क्या काम कर रहा है। वैसे ही पौधों में ऐसे कौन कौन से काम है। जैसे इंसान सांस लेने का काम करता है, वैसे पौधे भी सांस लेने का काम करते हैं। जैसे हम भोजन को पचाने का काम करते हैं, पौधे भी भोजन खाते होंगे, मतलब खाते होंगे। उनका पत्तियों ने बना दिया तो बाकी सारे उसके जो ऑर्गन है वो भी तो उसका यूज करते होंगे। या पौधों में एक खास तरह की एक और चीज है जिसको हम भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, बाकी जीवों में ये नहीं पाई जाती है। तो इन सारी चीजों को ही हम मिलाकर के क्या कहते हैं? कार्यकी कहते हैं। तो कार्यकी की दो कैटेगरी हो सकती है। पौधों की कार्यकी को अलग कर देते हैं कि पौधों में थोड़े से अलग टाइप से काम होता है, जंतुओं की कार्यकी को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहती है। अब हम पौधों की कार्यकी में देखेंगे तो पादप हार्मोन की बात करें तो पौधों में, क्योंकि देखिए पौधे हिल नहीं सकते हैं, पौधे एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते हैं, तो पौधों का जो पूरा नियमन का काम होता है वो हार्मोनों के द्वारा होता है। कब पत्तियां अलग होंगी, कब उस पर फूल आएंगे, कब उसके फल पकेंगे, कब बीज बनेंगे, ये सारा का सारा काम हार्मोन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो हार्मोन एक्चुअली है क्या चीज? ऐसे विशिष्ट कार्बनिक यौगिक हैं ये जो क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि और उनके उपापचय मतलब अभी हमने जैसे जिक्र किया कि फूल बनना है, फल को गिरना है, फल को पकना है, बीज बनना है, ये सारे के सारे काम हम उनकी बात कर रहे हैं। या बीज कब उगेगा, इनको उपापचय क्रिया कहते हैं। पौधे के लिए को नियंत्रित करते हैं वैसे कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अब कई सारे हार्मोन होते हैं पौधे में जो कम या ज्यादा मात्रा में प्रयोग होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन हार्मोन है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन की बात करें तो ये वृद्धि को नियंत्रित करता है और पत्तियों का विलगन रोकता है। एक्चुअली ये करता क्या है कि जो मेन शूट होता है उस पर ये ज्यादा जोर देता है और बाकी साइड की जो कलियां होती हैं उनको ये रोकता है। तो इससे पौधे की लंबाई में वृद्धि होती चलती है। पत्तियों का विलगन रोकने का मतलब, विलगन का मतलब होता है पत्तियों का नीचे गिर जाना, झड़ जाना, तो उसको भी ये रोकता है। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या करता है? ये वृद्धि में सहायक है, ये बढ़ाता है। फूल निर्माण की प्रक्रिया में भी ये क्या करता है? सहायक है। ज्यादा से ज्यादा फूल ये खिलाने में सहायक होता है। आपने देखा होगा जब हम नर्सरी से कोई पौधा लेने जाते हैं तो उस छोटे से पौधे पर ही फल आ रहे होते हैं, फूल आ रहे होते हैं, बहुत सारे फूल लगे होते हैं, लेकिन घर जब उसको लगा देते हैं तो उस पर उतना फूल नहीं आता है। इसी हार्मोन का प्रयोग करके, जिबरेलिन का प्रयोग करके ही माली इस तरह की चीजें करते हैं। और ये क्या करते हैं? बीजों के अंकुरण में ये सहायक होते हैं। मतलब अगर जिबरेलिन एक्टिव है तो बीज बहुत जल्दी उग आएगा। आगे हम देखते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। तो ये क्या है? ये कोशिका विभाजन एवं वृद्धि में सहायक होते हैं। जितने ज्यादा कोशिका विभाजन होगा, हमने ऑलरेडी पहली क्लास में पढ़ा था कि एक कोशिका से, एक मदर सेल से क्या होती हैं? दो डॉटर सेल बन जाती हैं जिनको सोमेटिक सेल कहा जाता है। तो ये क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। जितना ज्यादा कोशिका विभाजन होगा वृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। और ये क्या करता है? ये पौधे के सड़न को या जीर्णता को रोकता है। जीर्णता मतलब पौधे की वृद्धावस्था, या पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, एकदम से बीमार टाइप का हो जाता है। ये उस चीज को क्या करता है? रोकता है और पौधे में तरोताजगी लाता है। कहीं पे अगर कोई सड़न है तो उसको भी ये रोक देता है। अगले हार्मोन के बारे में बात करें तो एब्सिसिक अम्ल की बात करें। यह क्या करता है? बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। यह बीजों को उगने से रोकता है। जितनी ज्यादा ये एक्टिव रहेगा बीज उतना ही कम उगेगा। और ये पत्तियों के विलगन में सहायक है। ये पत्तियों को जल्दी गिराने में सहायक है। जितनी भी पुरानी पत्तियां हो जाती हैं उनको ये पीला करके नीचे गिरा देता है। और फूल खिलने में बाधक है। अगर ये हार्मोन ज्यादा है तो ये क्या करेगा? फूल को खिलने से रोकता है। पौधों की अलग अलग स्टेज में ये अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से कभी पौधे पे ज्यादा फूल आते हैं या एक निश्चित मौसम में फूल आते हैं, कभी उसमें फल बनते हैं। ये सारी की सारी चीजें। अब फल पक गया तो उसको, फल बन गया तो उसको पकने के लिए एक अलग टाइप का हार्मोन है जो फल के अंदर से ही अपने आप रिलीज होता है। ये गैस के रूप में होता है जिसको एथिलीन के नाम से जानते हैं। ये फलों को पकाने वाला हार्मोन है। और ये क्या है? पत्ती, फूल एवं फल का विलगन बढ़ाता है। अब भाई चीजें पक जाएंगी तो उनको क्या होना पड़ेगा? पौधे से अलग होना पड़ेगा ताकि पौधा अपनी जो एनर्जी है, अपना जो फूड है, उसको बाकी के पार्ट पर प्रयोग कर सके। तो ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो हम कार्बेट का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए, उसमें भी यही बनता है।
कार्बेट लगा करके चीज़ों को ढक करके रख देते हैं, तो पौधे के अंदर फल के अंदर से ही ये हार्मोन अपने आप रिलीज होता है और उस फल के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से फल पक जाता है। ट्रोमाटिन की बात करें तो ये क्या है, घायल कोशिकाओं में बनता है। जैसे पौधे में कहीं कोई चोट लग गई, कोई कीला लग गया या कुछ लग गया, छिल गया कहीं से, उसका छाल या कोई पत्ती टूट गई, तो वहां से एक रस टाइप का निकलेगा, उसी में ये हार्मोन होता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो ये घाव भरने में सहायक होता है। और फ्लोरीजेंस की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्या होता है, ये पत्तियों में निर्मित होता है, लेकिन ये फूल खिलने में सहायक होता है। ये भी फूलों को खिलाने में सहायता करता है। जितना ज़्यादा ये बनेगा पत्तियों में, उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे, लेकिन ये मौसम के द्वारा नियंत्रित होता है। बात करें हम आगे, अभी हमने देखा कि हार्मोन प्रक्रिया एक तो होती है, उसमें कि हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। दूसरा, पौधे के अंदर भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है, इसमें यह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेकर के पौधा, और हवा से तो लेता है CO2, मिट्टी से लेता है जल को, और सूरज के प्रकाश में, प्रकाश कोई भी हो लेकिन खासतौर से नॉर्मली पृथ्वी पर क्या है, सूरज का ही प्रकाश अवेलेबल है, तो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में एक चीज पाई जाती है जिसको हमने क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नाम से, प्लास्टिड आपको याद होगा हमने पढ़ा था, तो प्लास्टिड में जो हर एक कलर का जो प्लास्टिड होता है उसको क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो क्लोरोफिल द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। मोटा मोटी ये याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर के ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया है उसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और ऊर्जा के रूप में इसमें प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश में भी क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कई बार, लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसमें ये न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश में ये मैक्सिमम होता है। इसलिए किसी भी आप देखेंगे कहीं भी, जहां कहीं भी नर्सरी होगी, तो वहां पर रेड कलर की लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह एक कैसी प्रक्रिया है, यह एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और साथ ही साथ उस प्रक्रिया में क्या होता है, अपचयन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। एक साथ अगर ये दोनों अभिक्रिया हो रही होती हैं तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अब इसमें होता क्या क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया में, जिसमें पानी के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ जाना, और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हट जाना या हाइड्रोजन का जुड़ जाना। कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है वनडे एग्जाम्स में कि जो हमको ऑक्सीजन मिलती है वो किस एक चीज से आती है, तो पानी से तो मिलती है हमको ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, C6H12O6 में। अब इसके प्रथम चरण को, अब ये दो चरणों में, ये जो पूरी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया है ये दो चरणों में पूरी होती है। दो चरणों में जो पहला चरण है उसको हिल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, और यह क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हिल अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्लोरोफिल के दो पार्ट हैं, जो अब जाहिर सी बात है क्लोरोफिल का जो आउटर पार्ट होगा उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, तो आउटर पार्ट को हम कहते हैं गेना। तो ये क्या होता है, क्लोरोफिल के गेना में ये घटित होती है, ये वहां पे होती है। जो दूसरा चरण है भोजन निर्माण का, वो क्या होता है, वो डार्क साइड में, अंदरूनी साइड में होता है, इसलिए इसको डार्क रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, और यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में घटित होती है। तो आपको ये दो टर्म याद रखने हैं, एक तो ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों टर्म याद रखने हैं। तो दो तरह की ये अभिक्रिया होती है, भोजन निर्माण की अभिक्रिया। पौधा इसके साथ साथ श्वसन भी करता है। जब क्लोरोफिल का निर्माण, जब क्लोरोफिल के द्वारा भोजन निर्माण हो रहा होता है तो वो बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करता है। सामान्य तौर से हम कहते हैं कि पौधे सिर्फ ऑक्सीजन को ही रिलीज करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब दिन का समय होगा, प्रकाश उपलब्ध होगा, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होंगे, लेकिन पौधे में श्वसन भी होता है। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हर वक्त पौधा ऑक्सीजन ही रिलीज नहीं करता है, इसलिए बोला जाता है कि रात के समय पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो होती नहीं, प्रकाश संश्लेषण की कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन का निर्माण भी नहीं हो रहा होगा। दिन के समय क्या होता है, वो ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण भी कर रहे होते हैं। एक ही साथ में ऑक्सीजन भी निकाल रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण भी कर रहे होते हैं और निकाल भी रहे होते हैं। लेकिन दिन के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते जाता है, ज्यादा है, और निकालते ना के बराबर हैं। रात के समय वो ऑक्सीजन नहीं निकालते, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो दोनों अभिक्रिया उसमें लगातार होती रहती हैं।
पौधे भी श्वसन करते हैं, लेकिन पौधों में नाक या फेफड़े इस टाइप की चीजें नहीं पाई जाती हैं। इसी वजह से पौधों का हर एक अंग श्वसन का काम करता है। पत्तियां अलग, जिसको जिस अंग को जितनी जरूरत होती है वो वायुमंडल से उतनी ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। तो हर एक पार्ट अलग अलग श्वसन कर रहा होता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो समुद्री किनारों पर उगाते हैं, और समुद्री किनारों पर जैसे देखेंगे गाद जमा हो जाती है। जैसे हम सुंदरबन की बात करें, डेल्टा जो क्षेत्र होते हैं उनमें गाद जम जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी में कोई वहां पे रिक्त स्थान नहीं रहता है। ऊपर से जो बाकी थोड़ा बहुत जगह होती हुई है वो नमक का पानी उसको भर देता है। तो इस वजह से इन पौधों की कुछ जड़ें क्या होती हैं, जमीन से बाहर, अगर मान लीजिए पौधा है तो जमीन से बाहर कुछ जड़ें निकल आती हैं, और ये जड़ें श्वसन का काम करती हैं। इन जड़ों को ही न्यूमेटिफर कहा जाता है। ये भी श्वसन का काम करती है। तो जड़ अपना श्वसन का काम अलग करती है। तो जड़ को जो ऑक्सीजन है वो कहां से मिलती है, वो मिट्टी में जो ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है। इसलिए तो केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाकर खोखली बनाते रहते हैं, जिससे उसमें हवा की मात्रा काफी उपलब्ध रहती है, जिससे जड़ें क्या होती हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं और उनका विकास प्रॉपर हो पाता है। चलिए आगे हम बात करें श्वसन के बारे में। तो श्वसन क्या है, जीवधारियों में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होने की जो क्रिया है उसको श्वसन कहा जाता है। इसमें ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। शरीर में O2 और CO2 का आदान प्रदान ब्रीदिंग कहलाता है। अगर हम किसी जंतु के बारे में बात करें तो हम जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, इसको ब्रीदिंग कहा जाएगा। रेस्पिरेशन, हिंदी में देखिए क्या है कि ब्रीदिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए एक ही वर्ड यूज किया गया है, लेकिन इंग्लिश में इनके लिए दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ब्रीदिंग का मतलब है सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब है भोजन का पचना। एक्चुअली ये डाइजेशन होता है। तो अगर हम कोशिका के स्तर पर, जीव के स्तर पर बात करें तो उसको ब्रीदिंग कहते हैं। कोशिका के स्तर पर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जो वायु अर्थात यहां पे हम ऑक्सीजन से लेने वाले हैं, तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। इसमें खाद्यों के अपूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल एल्कोहल या फिर एथिल एल्कोहल की जगह पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। और इसकी वजह से ये होता क्या है, ये सामान्य तौर से जीवाणुओं में या फिर कुछ कवकों में इस तरह का श्वसन देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से क्या बनेगा, शराब बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ थोड़ी सी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण होता है। शराब का निर्माण हो गया, सिरके का निर्माण हो गया, ये अवायवीय श्वसन के द्वारा ही इनको बनाया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम बात करें जो दूसरा टाइप है श्वसन का, वो है वायवीय श्वसन, अर्थात ऐसा श्वसन जो हवा की उपस्थिति में होता है या जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। भाई ऊर्जा को और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर के ही तो ग्लूकोज बना था, अब यहां पे उसकी रिवर्स प्रक्रिया हो गई। तो जो फोटोसिंथेसिस था उसका जस्ट उल्टा क्या है, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग नहीं, रेस्पिरेशन उसका जस्ट उल्टा है। और इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो हम जो सांस ले रहे हैं वो भी क्या है, वो वायवीय श्वसन के अंतर्गत ही आता है। जैसे अधिकतर जीव और जो पौधे हैं वो इसी टाइप का श्वसन करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि पौधा क्या है, जब वो भोजन निर्माण करता है, भाई उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज फिर धीरे धीरे उसको अलग अलग पार्ट में वो रिफाइन करता रहता है, उससे स्टार्च बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, बहुत सारी चीज़ों को वो कन्वर्ट करता है, फैट बन जाता है, प्रोटीन बन जाती हैं, तो इन चीज़ों में वो कन्वर्ट करता रहता है। इस वजह से ये जो इस तरह के पदार्थ हैं जो पौधे के उपयोग से बच जाते हैं, या पौधा इन पदार्थों को अगर अपने आगे के यूज के लिए स्टोर करता रहता है, वैसे पदार्थों को उपापचय निष्क्रिय पदार्थ के नाम से भी हम जानते हैं। अब इन पदार्थों में देखेंगे कि पौधे में कुल 3 प्रकार के पदार्थ हमको मिलते हैं जो पौधा इस तरह से स्टोर करता है, अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। एक कैटेगरी है संचित पदार्थ की, दूसरी कैटेगरी है स्रावी पदार्थ की, और तीसरी कैटेगरी है उत्सर्जी पदार्थों की। अब जो संचित पदार्थ हैं ये क्या होते हैं, ये पादप का भोजन होते हैं जिनको पौधा क्या करता है, स्टोर करके रखता है आगे के लिए। जैसे इसमें अब हम बात करेंगे तो जैसे कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के कारण बनते हैं। अभी हमने ग्लूकोज की बात करी थी, तो ग्लूकोज अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है और इनके दो प्रकार होते हैं। ये स्वाद में मीठे हो सकते हैं या मीठे नहीं हो सकते। अगर ये स्वाद में मीठे हैं तो इनको शुगर कहा जाता है। और शुगर की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो शुगर में एक जो अणु है हमारे पास C6H12 या O6, इसको जिसको हम ग्लूकोज कह रहे थे पौधे में जो बनता है, तो जो ग्लूकोज है इसको एक अणु के तौर पर काउंट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, अगर कोई ऐसा शुगर है जिसमें एक अणु है, तो एक अणु के लिए मोनो शब्द का प्रयोग किया जाता है, 2 के लिए डाई का, 3 के लिए ट्राई का, 4 के लिए टेट्रा का, या फिर 3 से आगे हम पॉली शब्द का प्रयोग करते हैं, बहु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर एक है इसलिए इनको क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड। ये स्वाद में मीठे होते हैं इसलिए इनको सैकेराइड बोला जा रहा है, मोनोसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और दूसरा एग्जांपल है इसका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला की बात करें तो सेम ही होता है, बस इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जो इनका रासायनिक संरचना है उसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। फ्रक्टोज को आप ये कह सकते हैं फल शर्करा कह सकते हैं। फलों में जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज की ही वजह से होता है। इंसान का जो खून होता है उसमें ग्लूकोज ही बहता है, इसलिए आपने देखा होगा जब कोई चोट लग जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उस टाइम पे डायरेक्ट डॉक्टर क्या करता है? सिरीन लगा देता है या ग्लूकोज चढ़ा देता है। वो इसी वजह से, क्योंकि अगर हम खाना खाएंगे तो उसको पचने में टाइम लगेगा, तब तक बॉडी को हो सकता है कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या किया जाता है? ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ब्लड में ये डायरेक्ट यही फ्लो होता है। भोजन पचने के बाद सारा भोजन किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। बात करें अगर मान लीजिए 2 अणु हुए तो इसको हम डाइसैकेराइड कहेंगे। ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे सुक्रोज और माल्टोज। अगर मान लीजिए 3 अणु हैं ग्लूकोज के, तो वैसी कंडीशन में इन मिठासों को या इन शुगर्स को ट्राइसैकेराइड्स कहा जाता है, जैसे रेफिनोज इसका एक एग्जाम्पल है। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी है नॉन शुगर्स की। जो स्वाद में मीठे नहीं होते उनको नॉन शुगर्स कहा जाता है। इनमें आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? जैसे कि स्टार्च है, इसमें कई सारे, जैसे हमने कल ही पढ़ा था बहुलीकरण, जब एक अणु लगातार क्या है? एक चेन में लगातार जुड़ता चला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। तो जब ग्लूकोज का बहुलीकरण लगातार होता चला जाता है तो उससे स्टार्च बनता है, और ज्यादा अगर बहुलीकरण होता है तो उससे सेलुलोज बनता है। जैसे कि हम बात करें आटे की, तो आटा अपने आप में क्या है? स्टार्च है। जैसे हम आलू की बात करें तो आलू क्या है? स्टार्च है, इसको हिंदी में मंड कहा जाता है। और सेलुलोज की बात करें तो इसको हम लकड़ी के तौर पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें, एक तो था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, अब दूसरा हमारे पास क्या है? वसा। पौधों में वसा भी बनती है जिसको हम तेल कह सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के बाद ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले बॉडी में जो पाचन होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है बॉडी में तो बॉडी क्या करती है? वसा को पचाने का काम कर देती है। अब बात करें जो तीसरे टाइप के हमारे पास पदार्थ हैं वो क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कैरोटीन है, जो हमारे बाल, नाखून वगैरह ये सब बने होते हैं, ये भी एक प्रोटीन ही होती है। प्रोटीन है या अमीनो एसिड्स हैं या एमाइड्स हैं, इनके द्वारा क्या होता है? जैसे हम किसी पौधे से इन पदार्थों को ग्रहण करते हैं, बॉडी हमारी इनको पचाती है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। फिर हमारी कोशिकाओं में हमने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम में जाकर के फिर इन्हीं एमिनो एसिड का प्रयोग करके अलग अलग टाइप की जंतु प्रोटीनें बन जाती है। हम डायरेक्ट प्रोटीनों का इस्तेमाल, पादप प्रोटीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले उनका पाचन होगा, एमिनो एसिड में बदलेंगी, फिर उन एमिनो एसिड को मिलाकर के फिर से दूसरी प्रोटीनें बनेंगी। अब जो दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास वो थी स्रावी पदार्थों की। स्रावी पदार्थ क्या होते हैं? ये भाई किसी भी चीज को कलरफुल बनाने का काम करते हैं। पौधे में खास तौर से ये कलरफुल या रंग प्रदाता के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि कैरोटीन हो गया, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, जैसे कि मकरंद हो गया। मकरंद जैसे मधुमक्खियां जिसको खाती हैं और उसके पाचन के थ्रू वो क्या करती है? शहद का निर्माण करती हैं। फूलों में मकरंद पाया जाता है। इसी तरीके से जो तीसरी कैटेगरी है वो है उत्सर्जी पदार्थों की, जिसमें एल्केसाइट की बात करें, जैसे कुनैन है, जैसे रेस्पिरिन है, ये क्या होती है? छालों में मिलने वाले पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधा क्या करता है? इनको अपनी बॉडी से पूरी तरह से बाहर कर देता है। जैसे टैनिन है, जैसे हीमोटोटी है।
टैनिन का काम क्या है? रेशम को कमाने का काम टैनिन की प्रक्रिया कहलाती है, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। खासतौर से कलर प्रोवाइड करने के लिए किसी चीज को इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से इनको आप नेचुरल डाई कह सकते हैं। लेटेक्स है, दूध निकलता है बहुत सारे पौधों में से, जैसे पेपेन है, पपीता में जो दूध निकलता है उसी को क्या कहा जाता है? पेपेन कहा जाता है। पपीते के दूध में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट निकलते हैं जिसकी वजह से बीमारियों से सुरक्षा का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा जब डेंगू का कोई केस हो जाता है तो उस टाइम पे पपीते का दूध, पपीते का फल, ये बहुत ज़्यादा ही रिकमेंड किया जाता है। पपीते के पत्ते, एक्चुअली क्या होता है इन सभी में पेपेन कुछ ना कुछ मात्रा में उपलब्ध रहता है जो डेंगू के या कह सकते हैं आप जो हमारा प्लेटलेट काउंट है उसको दोबारा से बढ़ा देता है या नॉर्मल करने में सहायता करता है। दूसरा है जैसे बर का पेड़ है, उसमें भी तो क्या निकलता है? लेटेक्स ही निकलता है। रेजिन की बात करें तो रेजिन क्या है? गोंद टाइप की चीजें रहती हैं, तो गोंद टाइप की चीजों को रेजिन कहा जाता है। जैसे हींग अपने आप में क्या है? एक रेजिन होती है। इसी तरीके से कुछ पदार्थ पौधों से क्या निकलते हैं? सुगंधित तेल निकलते हैं, जैसे तुलसी का तेल हो गया या केवड़े का तेल होता है। बहुत सारे पदार्थों से अलग अलग टाइप के तेल निकलते हैं। जो एक और क्रिया होती है पौधों में उसको हम कहते हैं पोषण, पादप पोषण। पोषण का मतलब होता है आवश्यक चीजों को शरीर में ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको पोषण कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो पादपों को अपने विकास हेतु मूल रूप से कुल 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है या जो मुख्य रूप से सहायक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो हमारे पास पादप के न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट हैं उनकी दो कैटेगरी बन जाती हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट तत्व, ये क्या होते हैं? इनकी ज्यादा मात्रा आवश्यक होती है और ज्यादा मात्रा आवश्यक तो होती है। इनकी जो कुल संख्या है वो 10 है। तो आपको इनके नंबर मतलब इनके जो टोटल नाम है वो पता होने चाहिए। वजह कि कई बार क्या कर लेता है कौन इनमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट है कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इस वजह से मतलब एक टेबल बनाकर या तो मैचिंग के लिए या ऑड इवन के लिए कि इनमें से कौन विषम है या कौन ऑड है, इस तरीके से छांटने के लिए बोल सकता है। तो जैसे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आयरन या लोहा, इसमें टोटल 10 एलिमेंट को शामिल किया गया है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे तत्वों को माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है, जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। इनमें से अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 एनपीके बन गया। इनकी सामान्यतः मृदा में कमी होती है। देखिए जो कार्बनिक एलिमेंट होता है मृदा में उसको हम ह्यूमस कहते हैं। जैसे गोबर की खाद वगैरह डाली जाती है तो जो सड़ा गला पदार्थ होता है उसको ह्यूमस कहते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति कर देता है। लेकिन जो भारत की खासतौर से मृदा की बात करें तो इसमें एनपीके की सामान्य तौर से कमी होती है। अब एनपीके की अगर कमी है तो इसके लिए यूरिया या इस तरह की खादों का प्रयोग किया जाएगा, अतः खाद के रूप में इसे दिया जाता है। एनपीके नाम से खुद एक खाद भी आता है। अब क्योंकि इनकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत होती है पौधे को अलग से, इसलिए इनको क्रिटिकल एलिमेंट या क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी या आरओ के संबंध में और भी गहन अध्ययन करना चाहते हैं या करंट अफेयर के बारे में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या आती है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।